युद्ध अब रूस के हर कोने तक फैल गया है। कल पुतिन को सार्वजनिक चेतावनी देने के बाद एक बड़े यूक्रेनी ड्रोन हमले ने मॉस्को, क्रीमिया और साइबेरिया तक रूस के अंदर गहराई से निशाना साधा। 130 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन रूसी हवाई क्षेत्र में घुस गए, जिससे मॉस्को जैसे शहरों को 5 घंटे से भी ज्यादा समय तक नींद नहीं आई। विनाश योजनाबद्ध था। यूक्रेन ने तेल रिफाइनरी, ईंधन डिपो, सैन्य ठिकानों और बहुत कुछ पर हमला किया। पुतिन के लिए इन हमलों ने रूस की कमजोरी से अधिक बातें उजागर की। पैसे बचाने के लिए अब रूस महत्वपूर्ण सैन्य संयंत्रों की रक्षा हवाई सुरक्षा के बजाय सैनिकों और बंदूकों से कर रहा है। यह साबित करता है कि पुतिन पैसे बचाने के लिए इतने बेताब हैं कि वे अपने पूरे औद्योगिक आधार को खतरे में डाल रहे हैं और यूक्रेन इसका पूरा फायदा उठा रहा है। यह सब राष्ट्रपति जेलेंस्की के यूक्रेन वासियों के लिए संदेश से शुरू हुआ, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो इसमें पुतिन के लिए सीधा एक चेतावनी है। देखिए, हर स्थिति के लिए यूक्रेन हमेशा तैयार रहता है। किसी भी स्थिति में यूक्रेन के पास हमेशा पर्याप्त लंबी दूरी की क्षमताएं होनी चाहिए और होंगी। युद्ध के दौरान और बाद में भी इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। यह स्वतंत्रता का एक हिस्सा है और गारंटी देने के लिए सबसे बड़ा घटक होगा। लंबी दूरी की क्षमता स्वतंत्रता का एक घटक है और शांति सुनिश्चित करने के लिए यह सबसे बड़ा घटक होगा। वैश्विक प्रतिबंध और हमारी सटीकता व्यावहारिक रूप से एक साथ आ रही हैं ताकि इस युद्ध को यूक्रेन के लिए उचित शर्तों पर समाप्त किया जा सके। साल के अंत तक सभी डीप स्ट्राइक लक्ष्यों की पूरी तरह पुष्टि और लंबी दूरी की पहुंच बढ़ानी होगी। हमारी लंबी दूरी की लड़ाई का विस्तार। खैर, उस चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद यूक्रेनी ड्रोन उड़ान भरने लगे। रूसी मीडिया और रूसी चैनलों ने अपने नागरिकों को ड्रोन अलर्ट की जानकारी देना शुरू कर दिया। हमलों की प्रारंभिक दिशा आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 130 से ज्यादा ड्रोन रूसी आकाश में घुसे। कुछ मॉस्को, कुछ क्रीमिया और कुछ साइबेरिया की ओर बढ़े। रूसी हवाई अड्डे बंद कर दिए गए। रूसी रिफाइनरियां तकनीकी रूप से उन्हें भी बंद करना पड़ा और रूसी शहरों के लोग सो नहीं सके। अब जाहिर है, रूसी अधिकारियों के अनुसार सभी ड्रोन मार गिराए गए थे। जैसा आप जानते हैं, यूक्रेनी ड्रोन का मलबा खतरनाक होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस मलबे ने किस तरह का नुकसान किया। चलिए स्ट्रापोल केमिकल प्लांट से शुरू करते हैं। यह रूसी सेना के लिए एक महत्वपूर्ण प्लांट है और यही वजह है कि यूक्रेनी ड्रोन वहां पहुंचे। हमले की फुटेज हमारे पास है, जिसे मैं नहीं सुनाऊंगा, बल्कि वे रूसी नागरिक सुनाएंगे जिन्होंने पूरे हमले को अपनी आंखों से देखा। देखिए। चुप 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 चुप। हाँ, कैमरा घुमा देना चाहिए ताकि गिरने पर दिख सके। ओह, वे उड़ रहे हैं। खैर, कैमरा बेकार है। क्यों? लो इसे। कमाल है, देखो धुआं। उन्होंने मार दिया। उन्होंने उस पर गोली चलाई। वे पानी मारते हैं। देखो, वे फैक्ट्री पर गोली चला रहे हैं। यह पेट्रोकेमिकल प्लांट यूक्रेनी सीमा से लगभग 700 किलोमीटर या 4000 मील दूर है। सबसे बुरी बात यह है कि यह लुकोइल ग्रुप का हिस्सा है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में प्रतिबंधित किया है। अब प्रतिबंधों के चलते लुकोइल प्रबंधन को विदेशी संपत्तियां बेचनी पड़ रही हैं और अब यूक्रेनी प्रतिबंधों के कारण कंपनी के लिए रूस के अंदर काम करना असंभव हो गया है। अब मुझे इन पर बुरा लगने लगा है। क्षेत्रवासियों के अनुसार वहां कई विस्फोट हुए, जिसे बाद की फुटेज में दिखती बड़ी आग से भी पुष्टि होती है। यह एक महत्वपूर्ण संयंत्र था। यह पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपाइलीन का प्रमुख उत्पादक है। अब मैं कोई केमिकल उद्यमी नहीं हूं जैसे वॉल्टर व्हाइट, तो मैं आप लोगों के साथ ये नाम इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण केमिकल या घटक है रूसी सेना के लिए। यह एक सस्ता सामान्य प्लास्टिक है जो कई चीजों में उपयोग होता है और मौसम व केमिकल प्रतिरोधी है। और यही वजह है कि रूसी सेना इसका इस्तेमाल बैलिस्टिक आर्मर, हेलमेट, रस्सियां, फ्यूल ब्लैडर, छलावरण जाल, पाइपिंग और पैकेजिंग बनाने में करती है। मुझे यकीन है कि कुछ चीजें छूट रही होंगी, लेकिन इतना कहना सुरक्षित है कि यह हर जगह है। इसका मतलब है कि रूसी सेना को इसकी बहुत जरूरत होती है। इसी कारण यूक्रेन उस प्लांट को निशाना बना रहा है। अब हमें सब पता चल गया है। नुकसान हुआ था, जैसा कि फुटेज में दिखता है। नुकसान कितना बड़ा था यह साफ नहीं है, इसलिए बताना जरूरी है।
ड्रोन का असर मिसाइलों जैसा नहीं होता। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि नुकसान कितना बड़ा था और रूसी सैनिकों पर फ्रंट लाइन पर इसका क्या असर पड़ा। रूसी सेना की बात करें तो क्रीमिया में यूक्रेन सिर्फ तेल रिफाइनरियों और केमिकल प्लांट्स ही नहीं, रूसी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना रहा है। कब्जे वाले क्रीमिया में यूक्रेनी सेनाओं ने $20 मिलियन के पेंटसिर S-2 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया। इसके अलावा उसी रात रूस ने 2 और रडार स्टेशन भी खो दिए हैं। इससे भविष्य में यूक्रेनी ड्रोन के लिए आना जाना और भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा यूक्रेनी बलों ने सिमरपुल में एक स्थानीय थर्मल पावर प्लांट पर भी हमला किया है और व्रदिक्स गांव में अतान ओनियल डिपो में एक और आग लगी है। अब मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग इस नाम को याद कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूक्रेन ने इससे पहले 17 अक्टूबर को इस डिपो पर हमला किया था, यानी लगभग 2 हफ्ते पहले, और वह आग इतनी बड़ी थी कि उसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। रूसी सेना आग बुझा रही थी, तभी यूक्रेन ने फिर वहीं हमला कर आग फिर भड़का दी। यह कहना सुरक्षित है कि रूसी सेना के लिए आने वाले कुछ हफ्ते बहुत लंबे होने वाले हैं। अब चलिए ध्यान रूस की ओर करते हैं, क्योंकि वहां भी काफी हलचल देखने को मिली। रूस के उल्लांस्क ओब्लास्ट की एक तेल रिफाइनरी में 5 धमाके हुए हैं। क्षेत्र के गवर्नर ने कहा, रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने सब कुछ नष्ट किया। दुर्भाग्य से नुकसान का वीडियो होने पर झूठ से बचना मुश्किल है। देखिए। अब इसके अलावा हमने इस मुठभेड़ में कुछ दिलचस्प सीखा जो रूसी सैनिकों और यूक्रेनी ड्रोन के बीच हुई थी। स्क्रीन पर दिख रहे क्लिप को ध्यान से देखें, जिसमें रूसी वायु रक्षा ड्रोन गिराने की कोशिश कर रही है। ये वायु रक्षा मिसाइलें नहीं हैं। रूस ड्रोन गिराने के लिए एंटी ड्रोन मशीन गन इस्तेमाल कर रहा है। इसे 2 तरह से देखा जा सकता है। पहली बात, रूस ने गणित समझ लिया है। वे ऐसे ड्रोन को गिराने के लिए लाखों डॉलर की मिसाइलें बर्बाद नहीं करना चाहते, जिनकी कीमत उसकी 10वीं हिस्से के बराबर है। लेकिन दूसरी तरफ आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि रूस के पास सचमुच पैसे खत्म हो रहे हैं। हमारे सैनिक मशीन गन लेकर रूसी बुनियादी ढांचे की रक्षा कर रहे हैं। अब अगर मैं ईमानदार रहूं तो असली वजह पहली वाली ही ज्यादा संभव है, लेकिन दूसरी वजह भी समझ में आती है क्योंकि हमने यह अभी क्रेमलिन के बाहर देखा। कुछ दिन पहले जब यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को पहुंचे, व्लादिमीर पुतिन इतने घबरा गए कि रूसी सैनिकों और मशीन गनों से लैस ट्रक क्रेमलिन की सुरक्षा करते दिखे। मुझे लगता है कि यह सिर्फ व्लादिमीर पुतिन की डरपोक प्रवृत्ति नहीं, बल्कि पूरे रूस की रणनीति है। वे बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए सैनिकों और मशीन गनों का उपयोग कर रहे हैं। अब यह रणनीति निश्चित रूप से किफायती है, लेकिन एकमात्र समस्या यह है कि कभी कभी सैनिक ड्रोन को चूक जाते हैं और फिर वे अपने लक्ष्य पर हमला कर देते हैं और नुकसान लाखों शायद करोड़ों डॉलर का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक और रूसी रिफाइनरी पर भी हमला हुआ, इस बार मुर्रे रूस गणराज्य में। यह मुर्रे ऑयल रिफाइनरी थी। बहुत ही अनोखा नामकरण है। इसकी वार्षिक रिफाइनिंग क्षमता 16 मिलियन टन है और यह रूस की कुल क्षमता का लगभग आधा प्रतिशत है। इस हमले का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह था कि यह रिफाइनरी मोर्चे से लगभग 1000 किलोमीटर या 600 मील दूर है। ये ड्रोन रूसी क्षेत्र में गहराई तक जा रहे हैं। यह दिखाता है कि पुतिन की नई रणनीति से ड्रोन अब आजादी से उड़ सकते हैं। जब वे आसमान में ऊंचाई पर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब वे अपने लक्ष्य को मारने के लिए नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, तभी रूसी सैनिक उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं। जब वे चूकते हैं, रूसी रिफाइनरियां धमाके से उड़ती हैं। यूक्रेनी कहावत है, हर दिन एक रिफाइनरी पुतिन को दूर रखे। यहाँ जनरल बेन हॉजेस बता रहे हैं कि रिफाइनरी हमलों का रूसी मोर्चे और बजट पर अगले साल क्या असर होगा। सुनिए। दूसरी ओर यूक्रेनियों के पास खुद से रूस को पीछे धकेलने की क्षमता नहीं है, लेकिन जो उन्होंने किया है मेरे ख्याल से बहुत समझदारी से किया है। उन्होंने रूस के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित किया है, खासकर रूस की तेल निर्यात करने की क्षमता पर। इसके बिना मुझे नहीं लगता कि रूस अगले साल के बाद युद्ध जारी रख पाएगा। यही सब कुछ चलाने के लिए पैसे देता है और उनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही मेरे ख्याल से डगमगाई हुई है। और अगर यूक्रेन इन पर लगातार हमला करता रहता है, मुझे उन रिफाइनरियों की परवाह नहीं जो रूसी कारों के लिए गैस बनाती हैं, बल्कि उन्हें दुखी देखकर मुझे खुशी होती है। इस श्री जाके
लेकिन युद्ध के लिए जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो है उनकी तेल निर्यात करने की क्षमता को बर्बाद करना। और ये कमाल की बात होगी अगर हम पश्चिमी देश भी शैडो फ्लीट जहाज़ों को बाधित करने के बारे में गंभीर हो जाएं। खासकर वे जहाज़ जो बाल्टिक सागर से तेल लेकर भारत, चीन और तुर्की जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि जनरल हॉजेस ने क्यों कहा कि अगले साल, क्योंकि जैसा कि आप लोग शायद पहले से जानते हैं, रूसी सेना एक शराबी पिता की तरह है। रूसी अर्थव्यवस्था से संसाधनों का सेवन तभी रुकेगा जब इसे सचमुच मजबूर किया जाए। मतलब अगस्त की शुरुआत से यूक्रेनियन हमलों का असर दिख रहा है और रूसी अर्थव्यवस्था इसे महसूस कर रही है। हम लंबी कतारें बढ़ती तेल कीमतें देख रहे हैं और देख रहे हैं कि पुतिन इन हमलों को रोकने के लिए घबरा रहे हैं। फ्रंट लाइन की रूसी सेना पर इसका असर नहीं दिख रहा है। रूस के पास डीजल होने पर सेना को प्राथमिकता मिलती है। जब तक रूस का डीजल खत्म नहीं होता, फ्रंट लाइन में ज्यादा बदलाव नहीं दिखेगा। हम फ्रंट लाइन पर गाड़ियों को ऐसे ही ईंधन खत्म होते नहीं देखेंगे। लेकिन अगर ये हमले जारी रहते हैं और जैसे जैसे इस कमी का असर पूरे रूसी सिस्टम में फैलता है, तो ये किसी न किसी समय रूसी सेना तक जरूर पहुंचेगा। संभावना है कि ये अगले साल होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इन हमलों का रूस पर असर नहीं है। हमने देखा है कि अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं और केंद्रीय बैंक ने महंगाई बढ़ाने की बात कही है। लोगों के पास गैस खत्म हो रही है, पेट्रोल पंपों पर गैस खत्म हो रही है, और ये सारी चीजें अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी इस बात में भूमिका निभाती हैं कि पुतिन ये युद्ध कितने समय तक जारी रख सकते हैं। यह निश्चित रूप से अच्छा है। अगर यूक्रेन इन्हें निशाना बनाता रहा तो इसका असर मोर्चे पर जल्द दिखेगा। निश्चित रूप से यूक्रेन के हमले सिर्फ रूस के अंदर लाइनों के पीछे नहीं हैं। ठीक यही चीज मोर्चे पर भी हो रही है, जहां यूक्रेनी सेना ड्रोन का इस्तेमाल करके रूसी बढ़त को रोक रही है। यह सिर्फ एक उदाहरण है। यह जो क्लिप आप देख रहे हैं, इसे वास्तव में रूस ने ही प्रकाशित किया था। इस क्लिप में रूस अपने सैनिकों को मिरोनहार शहर में दाखिल होते दिखा रहा है। अब यह ऐसी बात थी जिसे यूक्रेनी बलों ने भी पुष्टि की थी और फिर उन्होंने जल्दी ही उस पुष्टि को वापस ले लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रूसी क्लिप के कुछ घंटे बाद ही यूक्रेनी बलों ने अपनी क्लिप जारी की, जिसमें वे शहर में उतरे रूसी समूह को संभालते दिखे। देखिए। मुझे नहीं पता आपने क्लिप का कितना हिस्सा देखा, क्योंकि संपादकों को कभी-कभी YouTube के कारण चीजें धुंधली करनी पड़ती हैं। यह एक बहुत आम समस्या है जिसका हमें सामना करना पड़ता है, खासकर जब हम फ्रंट लाइन से क्लिप्स कवर करते हैं। YouTube को लगता है कि ये क्लिप्स विज्ञापनदाताओं के अनुकूल नहीं हैं, खासकर जब सैनिक घायल हो रहे होते हैं, चाहे वे रूसी हों या यूक्रेनी। इसीलिए वे हमारी वीडियो पर प्रतिबंध और डिमोनेटाइज करते हैं। इसी वजह से आज हम बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च कर रहे हैं। यह हमारा प्लेटफॉर्म है जिसे हमने बिना सेंसरशिप के कवरेज के लिए बनाया है। यहाँ औमदेही आपको हमारी कुछ वीडियो के विस्तारित वर्जन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगी जो यूट्यूब की बातों से भी आगे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास विशेषज्ञ और अनुभवी पूर्व सैनिक हैं, जैसे पूर्व नेवी सील चकफर, जो आकर युद्ध के मैदान की क्लिप्स का विश्लेषण करते हैं जो हम युद्धों से देख रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध। यह मेरे लिए बहुत शैक्षिक है और उम्मीद है आपके लिए भी। तो अगर आप उनमें से हैं जिन्हें इसमें रुचि है, तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं। आप साइन अप करके बेहतरीन कंटेंट तक पहुंच सकते हैं और इसके साथ ही आप चैनल को और हमारे यहाँ की कवरेज को भी सपोर्ट करेंगे।